जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक काफ़ी रोचक है। इतिहास को कभी भी इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है जलियांवाला बाग, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। लगभग सारे लोग परिचित होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में आता है, किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम में ना छूटे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोलेक्ट एक्ट फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसको बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। सिडनी रोलेट नाम का एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज़ अधिकारी था, जिसको एक जवाबदेही दिया गया था कि आप एक टीम गठित कीजिए और क्या किया जा सकता है क्रांतिकारियों के लिए वो काम कीजिए। चूँकि हम लोग जानते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत अधिवेशन लगा था, सारे लोग जानते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन लगा था, जिसमें भारत में सबसे बड़ा कह सकते हैं जो संगठन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। वो दो खेमों में बट गई थी, एक नरम दल एक गरम दल। और 1906 में मुस्लिम लीग मुसलमान भाई लोग भी अलग हो गए थे। तो हमारी ये भारतीय यूनिटी जो थी वो भंग हो चुकी थी, हम लोग अलग अलग बिखर गए थे। ठीक है, तो इस वक्त भारतीयों को कोई रास्ता नहीं दिखा कि कैसे देश आज़ाद हो। इसके लिए एक ही रास्ता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। वो शोषण करता है तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो क्रांतिकारी लोग काफ़ी उग्र हो गए थे और जहाँ भी अंग्रेज़ अधिकारी मिलते उसको खींच कर पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। ये घटना काफ़ी देखने के लिए मिलता था। इसीलिए सिडनी रोलेट नाम का जो वो अंग्रेज़ अधिकारी था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, जवाबदेही मिला था कि आप इस पर काम कीजिए, क्या हो सकता है। तो 1917 ईस्वी में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और उसके सिफारिश के आधार पर, सिडनी रोलेट के सिफारिश के आधार पर मार्च 1919 में भारत देश में एक कानून लाया गया जिसको बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेट उसी के नाम पर था। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में कानून लाया गया। मतलब इस कानून में यह था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी, क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ये कानून लाया गया था। भारत देश में इस कानून को बोला गया काला कानून। इसका दूसरा नाम था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। मतलब आप ना तो वकील रख सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं और ना ही कोई दलील प्रस्तुत कर सकते हैं। आज भारतीय संविधान में अगर रिसेंटली देखा जाए तो हमारे पास मौलिक अधिकारों के शोषण के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, पर उस वक्त इस प्रकार की व्यवस्था थी नहीं। तो ये गंदा कानून लाया गया था और गुस्से में भारत देश में, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सारे लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का 22 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में आंदोलन हुआ था रंगभेद की नीति के खिलाफ। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत देश वापसी हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही ये घटना 1919 में सामने आया कि इस प्रकार का कानून की शक के आधार पर पकड़ो और गिरफ्तार कर लो और फांसी तक की सज़ा सुना दो, तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। एक बृहद बड़ा हड़ताल करेंगे, देशव्यापी हड़ताल की घोषणा 6 अप्रैल रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। तो जगह जगह भारत देश में देखेंगे, हर जगह धरना प्रदर्शन, हर चीज़ स्टार्ट हुआ, हड़ताल शुरू हो गया। जिसमें से सबसे ज़बरदस्त विरोध 2-3 जगह पर हुआ है, अमृतसर, पंजाब और लाहौर। 3 जगह है, अमृतसर, पंजाब और लाहौर। यहाँ पर सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा सारे लोग संगठित होकर एकजुट हुए। जिसमें आप जानिए पंजाब के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है।
इनके द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जाता है और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। आप देखेंगे जो ये ऐतिहासिक घटना है, हर चीज़ सीरीज में हुआ है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। 9 तारीख को देखेंगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनके द्वारा पंजाब अमृतसर के क्षेत्र में विद्रोह किया गया था और ये मुख्य नेता थे, तो इनकी गिरफ्तारी हो गई 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। 10 तारीख को देखेंगे जितने भारतीय लोग थे वो सारे लोग एकजुट हुए, खास करके वो पंजाब के क्षेत्र में, और इनको रिहा करने के लिए एक वहाँ जो थे डिप्टी कमिश्नर का जो घर था, ये घर सारे लोग अमृतसर के क्षेत्र में था, तो सारे क्रांतिकारी घेर लेते हैं रिहा कराने के लिए। तो वहाँ पर क्या करता है डिप्टी कमिश्नर, गोली चलवाता है, जिसमें से 18 से 20 लोग मारे जाते हैं। अब 18 से 20 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं, इनके पास भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो इनको कोई विकल्प दिखा नहीं। उसके बाद क्या करते हैं कि पूरे घर में आग लगा दिए, सारे लोग उग्र हो गए और डिप्टी कमिश्नर के घर में आग लग गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जी मारे गए, ठीक है। उसके बाद एक और घटना सामने आता है, 11 तारीख की घटना है, 11 अप्रैल की घटना है। एक मिशनरी स्कूल चलाती थी, ब्रिटेन की लेडी थी, वो स्कूल बंद करके भाग कर जा रही थी, क्रांतिकारियों से काफ़ी डर चुकी थी, इस प्रकार का माहौल बन गया था, ठीक है। भाग कर जा रही थी तो कुछ क्रांतिकारी लोग ये मिशनरी स्कूल जो चला रही थी, ब्रिटेन की लेडी थी, उसको घेर कर उसको निर्वस्त्र कर देते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। हालांकि ये घटना थोड़ा सा निगेटिव घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर यह घटना हुआ 10 तारीख और 11 अप्रैल को। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब महात्मा गांधी को भी पता चला कि इस प्रकार का अमृतसर और पंजाब में माहौल बना है, तो वहाँ से चल पड़े थे पंजाब अमृतसर के तरफ, लेकिन रास्ते में ही पलवल के पास, जो कि हरियाणा में पड़ता है, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, तो महात्मा गांधी पहुंच नहीं पाए। 13 अप्रैल को सारे लोग जानते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो पहले समझिए, अमृतसर पंजाब में एक बाग है, 5 से 6 एकड़ में फैला एक बाग है, जिसमें एक दरवाजे हैं और तीनों ओर से दीवार है, ठीक है, और अंदर में एक कुआं भी है, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग, जाली नाम का एक व्यक्ति था, अमृतसर का रहने वाला था, उसका वो बाग था, इसीलिए उसको जलियांवाला बाग बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए जानना ज़रूरी है। 13 अप्रैल को बैसाखी मेला लगता था, पशु मेला लगता था वहीं पर अमृतसर में। तो पशु मेला वहाँ पर 2 बजे के आसपास सारे लोग आ गए थे, पूरा 20 से 25 हज़ार लोग आ गए थे। पशु मेला लगता था, बैसाखी मेला। और चूँकि अमृतसर, पंजाब और लाहौर में क्रांतिकारियों के द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि सारे अंग्रेज अधिकारी डर गए थे, इसीलिए खास करके इस 3 क्षेत्र में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। पंजाब, अमृतसर और लाहौर में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब है कि आप लोग 2 से अधिक लोग एक जगह एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। तो तुरंत से घोषणा हो गई कि सारे लोग इस जगह को छोड़ दीजिए, आज बैसाखी मेला जो लगता था आज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मार्शल लॉ लग गया था, तो सारे लोग, जितने लोग मेले में आए हुए थे, सारे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके बाग में घुस गए कि अधिकारी के जाने के बाद फिर पुनः उस मेले में चले जाएंगे। और बाग में घुसते चले गए। बाग में, उसी जलियांवाला बाग में एक कोने में एक सभा चल रही थी, जहां 1000-2000 लोग उपस्थित थे और उसमें भाषणबाजी चल रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा कराने के लिए भाषण चल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, तो सारे लोग चाहते थे कि उनको रिहा कराया जाए, इसलिए वो बैठक चल रहा था। अब लोग उसमें घुसते चले गए, 20 से 25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। आए थे वो मेले के लिए, बैसाख पूर्णिमा का जो मेला लगता था वहाँ आए हुए थे, और सारे लोग एकजुट हो गए।
अब एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज नाम का एक भारतीय व्यक्ति इस बात की सूचना जनरल डायर को दे देता है। अब जनरल ओ डायर आ जाता है 50 सिपाहियों के साथ। जैसा कि पता है जलियांवाला बाग में एक ही गेट था, मुख्य गेट, तो उस पर लाइन से खड़ा हो जाता है। और लाइन से खड़ा होने के बाद एक उसका घोषणा जारी होता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, फिर भी 20 से 25 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं और वो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन भाषणबाजी चल रहा है। तो 3 मिनट के अंदर जनरल ओ डायर का घोषणा पत्र जारी होता है कि 3 मिनट के अंदर इस बाग को खाली कर दें। 1.5 मिनट भी नहीं बीता था कि गोली चलाने का, फायर का आदेश दे दिया गया जनरल ओ डायर की तरफ से। और जैसा कि जानते हैं उस अमृतसर के बाग में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि दीवार टपकर उधर चले जाएं। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। और जैसा कि रिकॉर्ड और दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 600 लाश उस कुएं से निकाले गए थे। ऐसा भगदड़ मचा और इतना क्रूर शासक था, बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा। ये क्रूर शासक था कि वो जब गोली चलवाया गया, जैसा कि सरकारी रिपोर्ट है कि 1650 राउंड गोली चला था 303 की बंदूक से। तो 303 का 1650 राउंड गोली चला। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 379 लोग मारे गए, ठीक है। और वास्तविकता यह है कि हज़ारों के आसपास लोग मरे थे और 2-3 हज़ार लोग घायल हुए होंगे, ठीक है। और यह इतना क्रूर शासक था कि गेट पर क्या करता है कि पूरे फोर्स को लगा देता है 4 घंटे के लिए, कि कोई मदद के लिए भी ना जा पाए। और इतने लोग कराह रहे थे। और उसमें एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, उद्धम सिंह, जिसके माता पिताजी की छत्रछाया समाप्त हो गई थी। वो अनाथ बच्चा था। वो जिनको भी कराहता देखता था दौड़ दौड़ कर पानी पिलाने का काम कर रहा था और लगातार घूरे जा रहा था उसी व्यक्ति को, जनरल ओ डायर को, जो हत्यारा था। और उसी दिन उद्धम सिंह के द्वारा कसम खाया गया कि इस हत्यारे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको मैं मारूंगा। और उसके बाद इतना बड़ा नरसंहार हुआ और इतना क्रूर शासक की रास्ते पर भी वापस जब गया, रोड के ऊपर भी जो भारतीय दिख गए उसके ऊपर भी गोली चलवाया गया। अब हर जगह एक ही चर्चा हो रहा था कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हर जगह नेता के द्वारा प्रेशर बनाया गया। तो मजबूरन अंग्रेज सरकार के द्वारा एक जांच कमेटी नियुक्त की गई, जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य थे और 5 अंग्रेजी सदस्य थे। जैसा कि जानते हैं 3 भारतीय सदस्य में चिमनलाल सीतलवार, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण 3 भारतीय थे, बाकी 5 अंग्रेज अधिकारी थे। और जब इसका रिपोर्ट आया, जानकर आश्चर्य होगा, रिपोर्ट में बताया गया कि देखिए भीड़ उग्र हो चुका था और मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल ओ डायर के पास दूसरा विकल्प दिखा नहीं। पर जो भी किया यह नेक नियति से किया। बताइए, इतना बड़ा हत्याकांड वो नेक नियति से कर रहे हैं और सरकार के हित में किया। तो जब ये कमेटी हंटर कमेटी बनी, वो तो सरकार के पक्ष में ही बोली, इसीलिए भारत के तरफ से भी एक कमेटी नियुक्त की गई थी। और भारत में आप जानते हैं कि एक बड़ी संस्था थी कांग्रेस, उसके तरफ से बड़ी सदस्यों को लिया गया और एक कमेटी नियुक्त किया गया था, जांच कमेटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एक तहकीकात समिति का गठन किया गया इसके जांच के लिए। चूँकि हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट था वो अंग्रेज़ों के पक्ष में था और उसमें तो शाबाशी दिया गया था जनरल ओ डायर को कि जो भी किया नेक नियति से किया। इसीलिए उसके विपक्ष में भारत की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तहकीकात समिति का गठन किया गया, जिसमें बड़ी सदस्य में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मुख्य जिनकी अध्यक्षता था वो थे मदन मोहन मालवीय। तो जलियांवाला बाग के जांच के लिए अब सारे लोग जानते हैं कि जनरल ओ डायर जो था उसका तुरंत से तबादला कर दिया गया था ब्रिटेन,
क्योंकि सारे लोग जानते थे कि कोई ना कोई क्रांतिकारी इसको मारने वाला है, छोड़ने वाला तो है नहीं, इतना बड़ा हत्याकांड किया। तो इनका तबादला हो गया और इस कार्य के लिए इनको प्रमोशन भी मिला था जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर चले गए ब्रिटेन, और ये क्या करते, उधम सिंह अनाथ बच्चा कसम खा लिया था कि उसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो 6 साल कारपेंट्री का काम करने के बाद कुछ पैसे जमा किए, उसके बाद चले गए ब्रिटेन। और ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ पर पता चलता है कि लगभग 1.5 वर्ष तक एक होटल में काम करके प्लेट धोकर फिर कुछ पैसे जमा करते हैं और एक पिस्टल खरीदते हैं। और पिस्टल खरीदने के बाद वो पिस्टल लेकर एक बार घूम रहे थे और जनरल ओडायर दिख गया था रोड पर वहाँ पर मारे नहीं, क्योंकि ये सोच कर बैठे हुए थे इसको तो मैं भीड़ में मारूंगा, भीड़ के ऊपर गोली चलवाया था, भीड़ में मारूंगा। और एक बार मौका लगा, कैक्सटन हॉल में उनका लेक्चर हो रहा था, तो कैक्सटन हॉल ये पहुंच गए और 20 वर्ष बाद जाकर बदला लिए हैं। कैक्सटन हॉल में सबसे आगे बैठे हुए थे और एक पुस्तक में छुपाकर पिस्टल ले गए थे। और जैसे ही जनरल ओडायर भाषण के लिए खड़ा हुआ, भाषण दे रहा था, मुस्कुराए और खड़े हो गए सामने से। वो जनरल ओडायर साहब पूछते हैं, क्या चाहते हो नौजवान, क्या? ये मुस्कुराए और 3 गोली सीने में उतार दिए। भगदड़ मच गई और इस तरह से 20 वर्ष बाद जाकर एक अनाथ बच्चा घर घुसकर मारा जनरल ओडायर को, और इसके लिए इनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। मतलब जनरल ओडायर को मारने के लिए उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो चलिए, ये था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर अगले टॉपिक को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।